स्वागत है आपका। इंडिया टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। आज हम मुकाबला में चर्चा करेंगे उन चुनावी राज्यों की जिनके नतीजे तो कल आने वाले हैं, लेकिन आज से ही इन राज्यों में राजनीतिक दलों की जो धड़कनें हैं वो बढ़ी हुई हैं। कोई मंदिरों के चक्कर लगा रहा है तो कोई निर्दलियों को सेट करने की कोशिश कर रहा है, तो किसी को डर सता रहा है कि उसकी वोट ही काट दी गई, वोटर लिस्ट से उसके वोटर्स के नाम ही हटा दिए गए। राजस्थान का समीकरण क्या कहता है, मध्य प्रदेश का समीकरण क्या कहता है, एग्जिट पोल जो आए हैं उससे राजनीतिक दल क्या तैयारी कर रहे हैं, क्या समझ रहे हैं, ये आज हम आपको बताएंगे। साथ ही साथ आपको बताएंगे कि राजस्थान में वसुंधरा राजे सिंधिया इतनी एक्टिव हो गई हैं तो इसके पीछे की वजह क्या है। क्या राजस्थान में मैंडेट को देखते हुए अपनी अपनी तैयारी दोनों ही दलों ने शुरू कर दी है। 90-100 का चुनाव क्यों इसे खाचरी आवाज कहते हुए नजर आ रहे हैं, ये भी आज हम चर्चा करेंगे कि क्या राजस्थान में मामला फंस रहा है, क्या नेक टू नेक फाइट राजस्थान में हो रही है, और अगर ऐसा होता है तो फिर किसकी बनेगी सरकार, किसका पलड़ा है भारी, इस पर हम चर्चा करेंगे। साथ ही बात होगी मध्य प्रदेश की भी, जहां एग्जिट पोल तो ये बता रहे हैं कि खुशखबरी शिवराज सिंह चौहान के लिए है, बहुमत के साथ सरकार बनाएंगे, लेकिन कौन होगा मुख्यमंत्री, किस चेहरे पर बीजेपी लगाएगी दांव, और कमलनाथ क्यों कह रहे हैं कि अभी से जोड़ तोड़ की राजनीति शुरू कर दी है, इस पर भी आगे चर्चा होगी। लेकिन पहले बात हम राजस्थान की कर लेते हैं, क्योंकि आज राजस्थान में दिन भर सियासी उठापटक देखने को मिली। एक तरफ वसुंधरा राजे सिंधिया टेंपल रन करती हुई नजर आई, लगातार मंदिरों में जाकर मत्था टेकती हुई नजर आई, तो वहीं निर्दलियों से उनकी बातचीत को लेकर भी काफी चर्चाएं हुई हैं। फिलहाल राजस्थान का एग्जिट पोल यह कहता है कि बीजेपी 80 से 90 जो सीटें हैं वो पा सकती है, और जबकि बहुमत का आंकड़ा कांग्रेस छू सकती है। अगर एग्जिट पोल की बात ठीक साबित होती है तो जो बागी हैं, जो निर्दलीय हैं, उस पर सबसे ज्यादा नजर भारतीय जनता पार्टी की रहेगी, और अभी से वसुंधरा राजे सिंधिया ने वो काम करना शुरू कर दिया है। बागियों से बातचीत की जा रही है, उन्हें बर्थडे विश किया जा रहा है, उनसे हालचाल जाना जा रहा है, और कई ऐसे हैं बागी निर्दलीय उम्मीदवार जो जयपुर बुला लिए गए हैं, जिनकी बाड़ेबंदी करनी जो है वो शुरू हो जाएगी। वसुंधरा राजे सिंधिया ने करना शुरू कर दिया है। तो फिलहाल इस एग्जिट पोल के मुताबिक तमाम राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारी कर रहे हैं। तैयारी सरकार बनाने को लेकर है, कल नतीजे आएंगे, लेकिन नतीजों से पहले ही आज अपने जो सियासी पासे हैं वो कैसे फेंके जा रहे हैं उसकी एक एक डिटेल हम आपके सामने आज रखने जा रहे हैं। कैसे, किस कैंडिडेट को कहां पर कितना डर सता रहा है, ये भी आज हम आपको बताएंगे। साथ ही चर्चा करेंगे कि राजस्थान के सियासी रण में आखिर क्या हो रहा है और मध्य प्रदेश में क्या होने जा रहा है। और दो बयान जैसा आपने प्राची बताया, इस आज सबको सुनने चाहिए, क्योंकि एग्जिट पोल्स ने ऐसा लगता है कि राजस्थान के तमाम नेताओं की, दोनों ही पार्टियों के आत्मविश्वास को पूरी तरीके से हिलाकर रख दिया है। कल तक आपने देखा सब लोग दावा कर रहे थे हम 120-125 सीटें जीतने वाले हैं, क्या कांग्रेस क्या भारतीय जनता पार्टी, लेकिन आज ऐसा लगता है सबके दावे हवा हवाई साबित हो रहे हैं। हर किसी को लग रहा है ये वो वाला चुनाव नहीं है, एक तरफा किसी भी पार्टी को जीत दिलाने वाला चुनाव ये नहीं होने जा रहा है, ये वही 90-95 वाला चुनाव होने जा रहा है। और छोटी पार्टियां और निर्दलियों को मिलाकर वो जो बंच बनेगा विधायकों का, वो बहुत महत्वपूर्ण होगा, और शायद वही तय करेंगे कि अगला मुख्यमंत्री कौन होगा और सरकार किसकी बनेगी। दो बयान इस वक्त हम आपको दिखाएंगे। दिया कुमारी जो विद्याधर नगर जयपुर की सीट है वहां से चुनाव लड़ रही हैं, इसे सेफ सीट समझा जाता है भारतीय जनता पार्टी के लिए, वो क्या कह रही हैं फिर आप ये सुनिए। उसके बाद हम बात करेंगे कांग्रेस पार्टी की तरफ से कैसे मौजूदा मंत्री ने खुलकर कहा यह चुनाव है ही 90-100 वाला चुनाव। दिया कुमारी जी, चर्चा ये भी है कि इस बार जो 199 सीटों पे चुनाव हुए उसमें सर्वाधिक मतों से जीतने का रिकॉर्ड एक बार फिर आपके सर आने वाला है विद्याधर नगर से, लेकिन आपके कुछ आरोप भी है, खासतौर पे जो मतदाताओं के नाम काटने को लेकर आपने आरोप लगाया है, शिकायत भी कर रहे हैं आप। जी, ये पूरी एक सोची समझी साजिश के अंतर्गत कांग्रेस सरकार ने हर विधानसभा में नाम काटे हैं, वोटर लिस्ट में नाम काटे गए हैं, और मेरे विधानसभा में विद्याधर नगर में कम से कम 18,000 लोगों के वोटर्स के नाम काटे गए हैं। यहाँ तक कि हमारे पार्षद, उनके परिवार, इतने सारे लोग, हर बूथ पे कम से कम 100-200 नाम काटे गए हैं। तो ये हमने कंप्लेन की है। जिन जिन बीएलओज के खिलाफ ये कंप्लेन आई है, जहां पर ऑब्वियसली बीएलओज इसमें मिले हुए थे, ये पूरी प्लानिंग के साथ कांग्रेस सरकार ने हर विधानसभा में किया है। तो इसमें बिल्कुल, अब अगर आप इस तरह की प्लानिंग करते हो, आपकी सोच इतनी घटिया है, तो मैं तो कहती हूँ कि अगर आपको ऐसा करना पड़ रहा है जीतने के लिए, तो फिर तो इनके लिए क्या कह सकते हैं।
मामला नजदीकी हुआ तो किसको लग रहा है आप मैनेज अच्छे से कर पाएंगे या बीजेपी का सभी भी चांस? आप यदि 100 से 90 के बीच में आंकड़ा रहता है और हमारी एक सीट भी बीजेपी से ऊपर आती है तो हम सरकार बना लें। राज कांग्रेस की तरफ आ रहा है, बहुमत हमारे साथ है। अब ये मुकाबला देखने की जरूरत है कि हम यदि एक सीट भी ऊपर लाते हैं तो सरकार हम बनाएंगे। तो आपने सुना, ये प्रताप सिंह खाचरियावास थे जो मंत्री हैं इस वक्त कांग्रेस की सरकार में, और वो ये कह रहे हैं कि एक सीट भी ऊपर आ गई तो हम सरकार बनाएंगे। ये बड़े दावे नहीं कर रहे कि 120 125 सीट हम लेकर के आएंगे। दिया कुमारी सांसद हैं, इस बार विधानसभा का चुनाव लड़ रही हैं, जैसा मैंने आपको बताया उस सीट से, क्योंकि सेफ सीट समझी जाती है, और मौजूदा वहां 2 बार के विधायक को हटा करके इनको टिकट वहां दिया गया, और वो कह रही हैं कि हमारा वोटर लिस्ट से 18,000 वोटर का नाम काट दिया गया। कोई भी नेता अगर ये बात कहता है तो आप समझ सकते हैं कि इसका मतलब क्या है और उसका कॉन्फिडेंस कितना हिला हुआ है। तो आप देखिए, दोनों ही तरफ एक सी बात चल रही है कि फंसा हुआ चुनाव है, बड़ा क्लोज चुनाव जाने वाला है, इसलिए एक एक विधायक की अहमियत होगी, और वो अभी से दिखाई दे रहा है राजस्थान में। सभी ने अपने अपने जो भी नजदीकी बागी होंगे या जिन जिन उम्मीदवारों से वो संपर्क साध सकते हैं वो कोशिश कर दी है। इसमें सबसे आगे दिखाई दे रही है वसुंधरा राजे। मनीष भट्टाचार्य हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़ गए हमारे साथ। इस वक्त जो जोड़ तोड़ की कोशिश हो रही है आपको मनीष बताएंगे। मनीष बताइएगा, हमने सुना है सबसे आगे इसमें वसुंधरा राजे हैं। जी हाँ, सबसे पहले वसुंधरा राजे एक्टिव हुई हैं। 24 घंटे से पहले बीजेपी का सिनेरियो राजस्थान में पूरी तरीके से बदला हुआ दिखाई दे रहा। संघ कार्यालय से लेके जो निर्दलीय विधायक जो चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं यहाँ है, उनके साथ बातचीत हुई है, जोड़तोड़ की कोशिश की जा रही है। मंदिर से लेके तमाम लोगों को साधने की कोशिश की गई है। मंदिर में पहले शरण में भगवान के पहुंची वसुंधरा राजे, उसके बाद जयपुर से दौसा, मेहंदीपुर, बालाजी तक के तमाम लोगों से मुलाकात की है, फोन पे बातचीत की है, किसी को फोन पे बधाई दे रही है, किसी को बुलाया गया है। कुल मिलाकर यह माना जा रहा है कि फ्री हैंड वसुंधरा राजे को दिया गया है कि राजस्थान में अगर जोड़तोड़ बनाने की नौबत आती है तो वसुंधरा राजे ही ऐसी शख्सियत हैं जो इस तरीके के जो निर्दलीय जो विधायक है जो ताबड़तोड़ अपनी शक्ति दिखा रहे हैं उनको साधने की कोशिश कर सकती हैं और उसमें वो सक्षम है। इसीलिए वसुंधरा राजे आगे आई हैं। आप देखिए, वसुंधरा राजे जब इससे पहले जितने भी सभाएं और दौरे किए उन्होंने लगभग 30 से 40 सभाएं की हैं, लेकिन ये 30 से 40 सभाएं वही हैं जिनको उन्होंने टिकट दिलवाया है या जो इनके करीबी हैं, और किसी भी नेता के समर्थन में ना कोई सभा ना कोई रोड शो वसुंधरा राजे ने किया, और लगभग 30 से 40 सीटों पे जाके उन्होंने पूरी तरीके से माहौल बनाया और एक सियासी संदेश देने की कोशिश कर दी थी कि जो उनके समर्थक है उनके साथ वो खड़ी हैं। और अब जब कांटे की टक्कर दोनों में है तो इस कहीं ना कहीं टर्म ऑफ कंडीशन पे एक बात रखी गई है कि एक चेहरा मुख्यमंत्री के तौर पर वसुंधरा राजे होगा, और इसीलिए जोड़ तोड़ करने के लिए वसुंधरा राजे को आगे लाया गया है और उन लोगों को साधने के लिए वसुंधरा राजे तो एक्टिव है, वहीं अशोक गहलोत भी अपनी जादूगरी करने के लिए लगातार कोशिशें भी कर रहे हैं और संपर्क साध रहे हैं। आप तो ग्राउंड पर रहे हैं, मतदाताओं के बीच में रहे हैं और दोनों के चुनाव लड़ने के स्टाइल को आपने देखा है। आपका अपना आंकलन फिलहाल क्या कह रहा है, किसका पलड़ा भारी है, बीजेपी या कांग्रेस? देखिए, मेरा आकलन व्यक्तिगत जो है वो मैं बीजेपी का पलड़ा भारी मान रहा हूं। उसकी वजह भी बहुत सारी है जो ग्राउंड पे मैंने देखा है, क्योंकि जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ताबड़तोड़ प्रचार और आखिरी के साल में जो गारंटियां दी गई हैं उससे बहुत ज्यादा लोगों में सहमति नहीं है। लेकिन इस बात में कोई दो राय नहीं है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने चुनाव बहुत जबरदस्त लड़ाया। अशोक गहलोत का ये जो चुनाव है वो एक फाइटर के तौर पर माना गया है। लेकिन बीजेपी कहीं ना कहीं भारी नजर इसलिए भी आ रही है कि जो गांव से लेकर शहर तक के पोलराइजेशन की बात है, कानून व्यवस्था को लेकर है, जो योजनाएं दी हैं उसमें जो लूप होल्स मिले हैं उनको, और खासतौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कमजोर सीटों पर जिस तरीके से फोकस किया और एक नैरेटिव बनाया है, उसके आधार पर मैं मानता हूं कि बीजेपी तो धरातल पर मजबूत है। बहरहाल कुछ ही घंटे बचे हैं जब पूरी तरीके से तस्वीर क्लियर हो जाएगी, लेकिन इस वक्त हलचल भी सबसे ज्यादा बीजेपी में है। जोड़तोड़ की कोशिश हो या फिर सरकार बनाने की कवायद हो या फिर मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर, और सारे जो मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर जो लीडर्स थे वो देखिए जयपुर में आ चुके हैं। गजेंद्र सिंह शेखावत कुछ ही देर में जयपुर कार्यालय में पहुंचने वाले हैं। वसुंधरा राजे ने पूरी कोशिश लगा दी है जोड़तोड़ करने के लिए। सतीश पुनिया जयपुर आ चुके हैं और जितने बड़े नेता जो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री की रेस में चल रहे थे उन्होंने जोड़तोड़ करनी शुरू कर दी है। लेकिन कांग्रेस की तरफ से देखिए बहुत ज्यादा आपको कोई खबरें नहीं मिल रही होगी, बहुत सुगबुगाहट नहीं दिख रही होगी। अशोक गहलोत अपने घर पर बैठे हुए हैं, वीसी के माध्यम से रात को 9 बजे तमाम नेताओं से बातचीत करेंगे। इससे पहले लगभग 15 से 20 नेताओं से बातचीत कर चुके हैं और
खासतौर पर जो निर्दलीय नेता हैं उनसे वीसी के माध्यम से लगातार बातचीत कर रहे हैं कि इस तरीके की खबरें ना जाएं कि जोड़तोड़ करने की कोशिश कांग्रेस की तरफ से हो रही है। एग्जिट पोल में भले ही कांग्रेस को बढ़त मिल रही हो तो एक दिखाने की कोशिश कर रही है कि कांग्रेस में सब कुछ न्यूट्रल है, कांग्रेस में सब कुछ सही है। बहुत ज्यादा वो कोशिश नहीं कर रहे हैं जो भी हवड़ जैसी। लेकिन देखिए मनीष, जो बात एग्जिट पोल में आई और हमारे एग्जिट पोल में बड़ी स्पष्ट वो दिखाई दे रही है, बाकी एग्जिट पोल्स भी लगभग उसी दिशा में जाते हुए दिखाई दिए कि ये चुनाव ऐसा नहीं है कि किसी एक पार्टी को बड़ा कंफर्टेबल मेजॉरिटी मिलने वाली है। इस चुनाव को 90-100 वाला चुनाव क्यों कहा जा रहा है ये तो आपने नेताओं की जुबानी अभी सुन लिया। तो आइए अब जरा एक एक रीजन को लेकर चलते हैं, एक एक क्षेत्र को लेकर चलते हैं और एग्जिट पोल के नतीजों को थोड़ा सा आज और हम एनालाइज करेंगे, क्योंकि अब नेताओं की बात भी आपने सुन ली। तो पहले जरा जयपुर रीजन से हम लोग शुरुआत करते हैं। जयपुर को तो भारतीय जनता पार्टी का गढ़ जो है वो हमेशा से समझा गया और इस रीजन के अंदर आप देखेंगे जयपुर धौलपुर में 48 सीटें आती हैं और भारतीय जनता पार्टी को 20 और कांग्रेस पार्टी को 25 सीटें एग्जिट पोल ने दी हैं। तो यहां भी कांग्रेस पार्टी को बढ़त दिखाई जा रही है। इसका क्या मतलब है? अभी आप दिया कुमारी को सुन रहे थे, उन्होंने कहा मेरा 18,000 वोट जो है वो काट दिया गया। भारतीय जनता पार्टी को इस चुनाव में अपने बहुत से बागियों से भी निपटना पड़ रहा है। बहुत से जो पार्टी के नेता थे, मौजूदा सिटिंग विधायक भी थे, वो भी नाराज होकर, बागी होकर चुनाव लड़ रहे थे। अभी आपको जयपुर की सीट का ही अगर हम सिनारियो बता दें, नरपत सिंह राजवी जो भैरव सिंह शेखावत के दामाद हैं, वो यहां से सिटिंग विधायक थे 3 बार के, उनका टिकट काट के दिया कुमारी को टिकट दिया गया। वो नाराज हो गए, खुलकर उन्होंने मीडिया के सामने आकर कहा कि भैरव सिंह शेखावत की लेगेसी का अपमान है। और फिर जब वो नाराज हुए तो उनको चित्तौड़गढ़ भेज दिया गया। चित्तौड़गढ़ का हाल तब आपको बताएंगे जब मेवाड़ की बात करेंगे। लेकिन ऐसा हमने भाजपा के साथ होता हुआ अमूमन देखा है और क्या उसका कुछ खामियाजा? भावेश झा सीनेक्स से हमारे साथ हैं। भावेश, वो दिखाई दिया आपने जब सर्वे किया? देखिए 2-3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है राजस्थान के चुनाव के संदर्भ में। आप देखिए, एक तो देखिए जब एक हम लोग हिस्टोरिकल बात करते हैं कि राजस्थान में हर 5 साल के बाद सरकार बदलने का रिवाज है, तो वो एक माहौल दिखना चाहिए कि लोग सरकार बदलना चाहते हैं। और आपको याद होगा भाजपा वहाँ जब भी जीते एक बड़ी जीत लेके आती है, कांग्रेस जीते तो एक 3 मेजोरिटी लेके आती है या 100 के आसपास रहती है। वो बदलाव वाला नैरेटिव बीजेपी वहाँ सेट नहीं कर पाई जो ग्राउंड पे दिखे कि वहाँ पे लोग बदलना चाहते इस सरकार को। और बदलना चाहते हैं तो किसके लिए बदलना चाहते, कौन आने वाला है? बीजेपी ने वो एक फेस नहीं दिया। कहते हैं ना कि चलो आप बदलाव के लिए बहुत सारे इश्यूज लेके आए, जैसे पेपर लीक वाला मामला लेके आए, उसके बाद जो लॉ एंड ऑर्डर का इशू था वो लेके आए, लेकिन उसको कंट्रोल करने के लिए आपके पास कोई एक्सेप्टेबल फेस तो आप लेके नहीं आए। उस पर से सबसे ज्यादा जो बैकफायर किया बीजेपी की रणनीति को वो ये था कि बीजेपी ने जो कैंडिडेट सिलेक्शन किए, आपको हर रीजन में आप जाके देखिए, हर डिस्ट्रिक्ट में आप जाके देखिए, 1-2 ऐसे कैंडिडेट हैं जो बीजेपी से बागी हुए हैं और वो मजबूत स्थिति में है और वो बीजेपी को लगभग तीसरे नंबर पे धकेलते जा रहे हैं। जिसकी वजह से ये है, आप जयपुर धौलपुर रीजन की बात कर रहे थे, जयपुर में देखिए शहर में तो बीजेपी स्थिति लगभग ठीक ठाक में है, लेकिन जो धौलपुर वगैरह में जहाँ पे बीजेपी को लग रहा था कि अच्छा कम बैक करेगी, वहां पे भी बीजेपी बहुत ही लगभग खराब स्थिति में, जिसके वजह से आप देखेंगे जहां पे पहले ही एक्सपेक्टेड था कि इस रीजन में बीजेपी बहुत अच्छा करेगी, लेकिन बीजेपी यहां भी खराब करिए। हालांकि अभी भी कहता हूं ये बहुत क्लोज फाइट है, इसमें हम सभी लोगों ने भी एक रिस्क लिया और देखते हैं कि आगे क्या होता है। आप जब सर्वे करते हैं जो उसमें आप मार्जिन ऑफ एरर रखते हैं, तो मार्जिन ऑफ एरर में सरकार भी पलट सकती है। बिल्कुल, देखिए लगभग मैंने पहले कहा ये बहुत क्लोज फाइट है, लगभग 2% का ही गैप दिख रहा था कांग्रेस और बीजेपी में, पर जो सिनेरियो बन रहा है उसके अकॉर्डिंग कांग्रेस को एडवांटेज इसलिए दिख रहा है क्योंकि कांग्रेस के पास फेस है, सोशल जो इक्वेशन है वो कांग्रेस के फेवर में। आप जाएंगे ज्यादा अलग अलग रीजन में जाएंगे तो आप देखेंगे एससी एसटी है, उसमें ओबीसी में जो अलग अलग तबका है जैसे जाट हो गया, गुर्जर हो, वो सब डिवाइडेड है। लेकिन जो बीजेपी कांग्रेस को जो इन ब्लॉक वोट जा रहा है वो एससी एसटी का इन ब्लॉक जा रहा है, जिसकी वजह से हमें लग रहा है कि कांग्रेस पास एडवांटेज है। ठीक है, क्लोज फाइट है और ये क्लोज फाइट नेता भी मान रहे हैं, सबकी सांसें अटकी हुई हैं। कौन बनेगा मुख्यमंत्री, इससे पहले अपने अपने जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं उन्हें भी सेट करने की कोशिश की जा रही है। जयपुर धौलपुर में इतना अच्छा नहीं कर पा रही है जितना उम्मीद में था। मनीष, इसके पीछे वजह क्या है? यहां से आपने बिग फेसेस को उतारा, आपने सांसदों को उतारा, उसके बावजूद आप कांग्रेस से तो पीछे ही हैं, ऐसा क्यों? देखिए, जयपुर धौलपुर 2 रीजन में बांटा है। हालांकि सर्वे जो किया गया है वो एक अलग है, लेकिन मैं ये मानता हूं कि जो पूर्वी राजस्थान है, जयपुर के बाद जब आप धौलपुर की अगर बात कर रहे हैं तो फिर धौलपुर के साथ साथ आपको अलवर, भरतपुर, दौसा, सवाई माधोपुर, करौली इनकी भी बात करनी पड़ेगी क्योंकि ये पूर्वी राजस्थान है। अब पूर्वी राजस्थान में अगर बात चेहरे बदलने की गई है तो सबसे ज्यादा इम्पैक्ट कांग्रेस पे पड़ा है, क्योंकि आप देखिए कि राजस्थान में जब गहलोत की सरकार बनी तो वो पूर्वी राजस्थान की बदौलती बनी है और यही वजह थी कि 100 किलोमीटर
अवसर के अंदर लगभग 7 से 8 कैबिनेट मंत्री बनाने पड़े। और इस बार एंटी इनकम्बेंसी यहां पर इन इंडिविजुअल नेताओं के लिए बहुत ज्यादा रही है, लोगों को बहुत नाराजगी झेलनी पड़ी है। दूसरी बात, पायलट और गहलोत का विवाद, ये पूर्वी राजस्थान में एक बहुत बड़ा इंपैक्ट दिया है कि सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाने के लिए गुर्जर, जाट, मीणा तीनों एक साथ आए थे, और जब ये मुकम्मल नहीं हुआ तो स्पेशली गुर्जर और मीणाओं में बहुत ज्यादा नाराजगी रही है। तो मैं इस चीज को मानता हूं कि पूर्वी राजस्थान तो कई हद तक के बीजेपी के पक्ष में जा रहा है। खासतौर पर अगर जयपुर की हम बात करें तो 2 से 3 ऐसी सीटें हैं जो बहुत ज्यादा फंसी हुई हैं, स्पेशली सांगानेर और सिविल लाइंस, जिसमें प्रताप सिंह खाचरियावास खुद चुनाव लड़ रहे हैं। और सांगानेर जो कि परंपरागत बीजेपी की सीट मानी जाती है, वहां पर टफ फाइट ये मैं जरूर मानता हूं। लेकिन परकोटे की ये जो 4 सीटें हैं, चाहे वो हवा महल, किशनपोल, आदर्श नगर, इन पे अगर हम बात करें तो आप देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यहाँ पे दौरा भी हुआ था परकोटे में, और खासतौर पर यहाँ पर कांग्रेस ध्रुवीकरण का आरोप लगा रही है। इकबाल कांड जब हुआ तब आप देखिए किस तरीके से वहां पर माहौल हुआ, और सबने एक सुर में, वहां व्यापारी हो या कोई हो, लोगों ने कानून व्यवस्था और लॉ एंड ऑर्डर को लेकर बहुत बड़ी एक मुहिम छेड़ दी है कि एक बहुत बड़ा मुद्दा है जो कि कांग्रेस के नेगेटिव गया है। चलिए मनीष, बाकी रीजन्स की भी बात करना। राहुल महाजन जी भी हमारे साथ है। राहुल जी, स्वागत है आपका। आता हूं आपके पास में। टोंक, कोटा, मारवाड़, जरा इनका भी एक बार हम लोग देख लेते हैं। एग्जिट पोल ने जो दिखाया था, क्या अब इस वक्त वो वोटिंग काउंटिंग से एक दिन पहले कितना सटीक एग्जिट पोल फिलहाल लग रहा है? हमारे साथ तमाम वो लोग हैं जिन्होंने चुनाव को देखा है, चुनाव में घूमे, चुनाव कवर किया है और सर्वे किया है, भावेश झा ने। तो आइए बात करते हैं टोंक कोटा की 24 सीटें। इसमें आप देखेंगे 10 सीटें भारतीय जनता पार्टी को दी गई हैं एग्जिट पोल में, 12 सीटें कांग्रेस पार्टी को दी गई हैं। टोंक की अगर हम बात करते हैं तो सचिन पायलट जहां से चुनाव लड़ रहे हैं, ये वो इलाका है। यहां पर भी कांग्रेस पार्टी को एक छोटा ही सही लेकिन एक एज दिया गया है। मारवाड़ 55 सीटें, बड़ा क्षेत्र है। यहां पर भारतीय जनता पार्टी को 27 सीटें, कांग्रेस पार्टी को 23 सीटें दी गई हैं। तो मारवाड़ में भारतीय जनता पार्टी को आगे दिखाया जा रहा है, कांग्रेस पार्टी थोड़ा सा पीछे, 23 सीटें। यहां भी आप हर क्षेत्र के अंदर देखें, कोई गैप आपको बहुत ज्यादा दोनों पार्टियों के बीच में नजर नहीं आने जा रहा है। जयपुर, टोंक, इसके अलावा मारवाड़, ये 3 क्षेत्र, और भाजपा बड़े इलाके में आगे जरूर दिखाई दे रही है, लेकिन बीजेपी ने बाकी दो जो कम सीटों वाले महत्वपूर्ण क्षेत्र थे उसमें बढ़त दिखाई है एग्जिट पोल के अंदर। राहुल जी, अब तो 12 घंटे से कम का वक्त है, 12 घंटे बाकी हैं जब गिनती शुरू होने जा रही है। आप कुछ तय कर पा रहे हैं कि किस पार्टी को आगे फिलहाल देख पाएंगे? देखिए, जो आप शुरू में बात कर रहे थे कि पार्टियों का जो कॉन्फिडेंस है वो हिला हुआ है, शायद पहले बीजेपी का जो कॉन्फिडेंस था वो काफी ज्यादा दिखाई देता था राजस्थान के संदर्भ में, लेकिन लगता है ऐसा कि एग्जिट पोल के बाद उनका कॉन्फिडेंस थोड़ा सा हिला होगा। लेकिन मुझे अब भी लगता है कि राजस्थान में जो बीजेपी है वो अच्छे से चुनाव जीत जाएगी। उसके कारण भी है, जिस तरह से बीजेपी के जो इश्यूज थे जो उन्होंने उठाए थे और जो कि धरातल पे भी दिखाई देते थे, चाहे वो महिलाओं के खिलाफ अपराध का इश्यू हो, या फिर जो गहलोत सरकार जो है जाति जो हिंसा जो है, जो कि मैं कहूँ कि जो धर्म के आधार पर हिंसा वहां पे दिखाई दी, वो वाला जो इश्यू था वो भी कहीं ना कहीं, अगर आप जयपुर का रीजन की बात कर रहे थे, उस पूरे रीजन में ये जो धर्म का इशू है, जो धार्मिक जो कारण रहे, जैसे उदयपुर का जो पूरा मामला हुआ, वो उसकी गूंज कहीं ना कहीं इस पूरे इलाके में दिखाई दी। तो ये भी कारण है कि जो बीजेपी है उसका कैंपेन जो है वो काफी अच्छा रहा। उन्होंने कोर्स करेक्शन किया, जैसे वसुंधरा राजे सिंधिया को शुरू में जो एक साइडलाइन करते हुए दिखाई दे रही थी पार्टी, उन्होंने उनको वापस जो है मंचों पे लाना शुरू किया। उनको कहीं मुझे लगता है कि उनसे बात हुई होगी या उनसे बात करके उन्होंने उनको समझाया होगा, और उसके बाद वसुंधरा राजे सिंधिया भी काफी ज्यादा कैंपेन में एक्टिव दिखाई दी। तो मुझे लगता है कि बीजेपी की कोर्स करेक्शन और बीजेपी ने जो मुद्दे उठाए हैं उसके कारण कहीं ना कहीं राजस्थान में जो है बीजेपी का पलड़ा भारी होगा। अच्छा, इस वक्त एक बड़े खास मेहमान देखिए हमारे साथ हैं। हम लोग अभी चर्चा करने जा रहे थे चित्तौड़गढ़ की, तो चित्तौड़गढ़ से हमारे साथ हैं निर्दलीय उम्मीदवार चंद्रभान सिंह आकिया जी। चंद्रभान जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया टीवी पर। ये मुझे बताएं, दोनों पार्टियां दावा कर रही हैं हम जीतेंगे, और लेकिन चित्तौड़गढ़ में तो हमने सुना है चंद्रभान जी की गूंज बहुत होती है। जी नमस्कार साहब, नमस्कार। चित्तौड़गढ़ की जनता ने चुनाव लड़ा है, आम जनता ने चुनाव लड़ा है, और कल आपको देखेंगे ऐतिहासिक रिजल्ट चित्तौड़गढ़ का आएगा, और चित्तौड़गढ़ यहाँ निर्दलीय की जीत होगी, आम जनता की जीत होगी, स्वाभिमान की जीत होगी, और बहुत अच्छी जीत होगी। भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि अच्छा, सबसे पहले तो ये बता दीजिए, आप आज थोड़ा सा रहस्य खोलिए, आपको बीजेपी ने मनाने की कोशिश की या नहीं की?
जब आपने पार्टी छोड़ी? कल की बात कहता हूं, कल आप ये आज नोट कर लेना कागज पे, कल भारतीय जनता पार्टी की चित्तौड़गढ़ विधानसभा में जमानत जब्त होगी। हेलो जी जी, बोले बोले। हेलो, कल चित्तौड़गढ़ विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी की जमानत जब्त होगी, इतना कह रहा हूं मैं आपको। ठीक है चंद्रभान जी, हम आपसे बातचीत लगातार करते रहेंगे। आपके बारे में जरा अपने दर्शकों को बता देते हैं कि आप इतनी मजबूती से दावा क्यों ठोक रहे हैं और आप इतने जरूरी क्यों हैं। चित्तौड़गढ़ से विधायक रहे हैं, लेकिन इस बार बीजेपी से उन्हें टिकट नहीं मिला। नाराजगी की वजह से निर्दलीय चुनाव लड़े और ये चुनाव जीत सकते हैं। इन्हें वसुंधरा राजे का काफी करीबी माना जाता है और कैसे अब निर्दलियों से बातचीत की जा रही है, ये तो आज लगातार आप इंडिया टीवी पर देख ही रहे हैं। अब चंद्रभान जी, दारोमदार सारा निर्दलियों पर टिका हुआ है, सबसे ज्यादा चर्चा निर्दलियों की हो रही है। आप चुनाव जीतते हैं और अगर सरकार बनाने के लिए आपको ऑफर दिया जाता है तो जाएंगे बीजेपी के साथ? मैं मेरी जनता को पूछ के, मेरे कार्यकर्ताओं को पूछकर, मेरी चित्तौड़गढ़ की विधानसभा को हित में देखते हुए जहां भी मेरे कार्यकर्ता कहेंगे वहां जाऊंगा। मैं अभी मैंने कोई फैसला नहीं लिया है। कल रिजल्ट आने के बाद सब कार्यकर्ताओं से डिस्कस करूंगा, बातचीत करूंगा, उसके बाद मैं फैसला करूंगा। मेरे हाथ में फैसला नहीं, आम जनता के हाथ में फैसला है। लेकिन ये नौबत आई क्यों चंद्रभान जी कि आपको निर्दलीय उतरना पड़ा? आपका टिकट कटा किसकी वजह से? सुनते हैं सीपी जोशी जी की वजह से। हमारा कॉलेज टाइम से हमारा प्रदेश अध्यक्ष जी और हम आपस में, वो एनएसयू में थे, वो एनएसयू का काम करते थे, मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का काम करता था। उनके मन में मेरे प्रति ठेस थी और वर्चस्व की लड़ाई थी, इसलिए उन्होंने मेरा एक हठधर्मिता के कारण टिकट काटा है और उसका जनता ने उसका जवाब दिया है। तो अभी आपको किसी का फोन आया या नहीं आया? नहीं आया, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी आया है और दोनों पार्टियों की तरफ से फोन आ रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, बातचीत करने में कोई दिक्कत नहीं है। पर रिजल्ट आने के बाद जनता को पूछ के उसका फैसला लूंगा। अच्छा, अब ये भी देखिए आपके बारे में, जैसा अभी मेरी साथी कह रही थी कि आप वसुंधरा जी को काफी मानते हैं, वसुंधरा जी फोन करती हैं तो टाल पाएंगे क्या? मैं अभी कहना बहुत आपको जल्दी होगा, क्योंकि अगर ऐसे सब मेरे खास होते हैं तो मेरे को टिकट देते हैं। टिकट मेरे को किसी ने नहीं दिया, इसलिए मैं सोच समझ के आम जनता को पूछ के दूंगा। इसलिए कोई राजनीतिक में कोई किसी के खास नहीं होता है। खास वो होता है जब अगर ऐसी परिस्थिति बनी तो उस टाइम मेरे साथ कोई खड़ा नहीं था। इसलिए मेरी जनता जनार्दन की जीत है, आम जनता की जीत है, स्वाभिमान की जीत है। वो तो मैं जनता को बैठ के फैसला लेके उनके साथ जो कहेंगे उसके साथ रहूंगा। मतलब वसुंधरा जी ने भी आपका साथ नहीं दिया? अगर साथ सभी देते हैं तो आज भारतीय जनता पार्टी का टिकट पे मैं चुनाव लड़ता, मेरे को निर्दलीय चुनाव लड़ने की नौबत क्यों आती? दिल्ली से आपको कभी किसी ने मनाया कि भाई बैठ जाओ, निर्दलीय मत लड़ो, बागी मत हो? गृह मंत्री ने फोन किया? सभी ने समझाया, पर मैं जनता समझने के लिए तैयार नहीं थी। जनता ने कहा कि चुनाव हम लड़ेंगे, आपको केवल खड़ा रहना है, फार्म भरना। तो वास्तव में तो खड़ा रहा हूँ, फार्म भरा हूँ। आम जनता ने चित्तौड़ की जनता ने चुनाव लड़ा है। और आपके सामने जो भाजपा से उम्मीदवार है राजवी जी, उनके चुनाव की क्या स्थिति है? नरपत सिंह जी राजवी की आज आप कागज में नोट कर लेना। कल शाम को मैं इस टाइम में आपसे वापस बात करूंगा। राजवी जी की जमानत जब्त होगी। किसी भी कंडीशन में नरपत सिंह जी राजवी की जमानत नहीं बच सकती है। और हमारा प्रदेश अध्यक्ष जी का खुद का बूथ है, उसमें भी जमानत जब्त होगी। देखिए, आपने खुद ही बता दिया कि दोनों पार्टियों के फोन आपको आ रहे हैं, हर कोई चाहता है कि आप उनके साथ चले जाएं भाजपा में, लेकिन आपने इतना समय बिताया है, क्या मुमकिन होगा अब इस दहलीज पर आकर कांग्रेस का साथ देना, या आखिरकार भाजपा का ही साथ देंगे? मैंने आपको, आप बात घुमा के पूछ रहे, पर मैं आपको डायरेक्ट बात कह रहा हूँ कि यहाँ जो भी फैसला होगा कल शाम को मैं आम जनता के साथ बैठ के वो जो भी कहेंगे उसके अनुसार मैं फैसला लूंगा। मेरे हाथ में फैसला लेने का कोई डिसीजन ही मेरे पास नहीं है। आम जनता के पास है, मेरी कार्यकर्ताओं ने जो मेहनत करी उनके पास डिसीजन है। अच्छा, आप कह रहे हैं कि भाजपा की तरफ से भी आपके पास फोन आया, ये फोन किया किसने? क्या वसुंधरा जी से आपकी कोई बात हुई, उनका फोन आया आपके पास? हाँ, बात तो प्रदेश के सब पदाधिकारियों से भी बात हुई, वसुंधरा जी से भी बात हुई और कांग्रेस की तरफ से भी मेरे फोन आए हैं। पर मैंने कहा जो भी डिसीजन लूंगा मैं 3 तारीख को शाम को मेरे कार्यकर्ताओं को बैठ के डिसीजन लूंगा। आपको लग रहा है ये कोई एक पार्टी बहुमत पालेगी अपने दम पर? निर्दलियों की कहीं पे भी किसी भी कंडीशन में जरूरत पड़ेगी और निर्दलीय जब साथ देंगे, चित्तौड़गढ़ विधानसभा की जो हित के बारे में सोचेगा उसका हम लोग साथ देंगे। ठीक, चंद्रभान जी बहुत धन्यवाद आपका हमसे बात करने के लिए। चंद्रभान सिंह आकिया
जिनके बारे में हमने आपको बताया चित्तौड़गढ़ की सीट से ये विधायक हैं 2 बार के, और इनका टिकट काट दिया गया था। खुलकर इल्जाम लगा रहे हैं सीपी जोशी जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनसे उनकी राइवलरी की वजह से इनका टिकट काटा। नाराज है भाजपा से बहुत। अभी वो कह रहे हैं कि सब मुझे फोन कर रहे हैं, लेकिन जब मुझे जरूरत थी, मेरे टिकट की बात थी, तब किसी ने मेरा साथ नहीं दिया। अब मैं सोच समझकर अपने क्षेत्र की जनता से बात करके तय करूंगा कि मुझे किसके पास किसका साथ देना है। अब ये जो बात उन्होंने कही कि किसी निर्दलियों के बगैर कोई सरकार नहीं बनेगी, राजस्थान में सर्वे भी ये बता रहे हैं कि ऐसी परिस्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है। तो ऐसी सूरत में राहुल जी, ये निर्दलीय जो लगता है यही असल में किंग मेकर होने जा रहे हैं। देखिए, राजस्थान की राजनीति को अगर आप पिछले 3 चुनावों से देखें, जितने विधानसभा चुनावों की मैं बात कर रहा हूं, तो तीनों ही चुनावों में अगर आप देखेंगे तो लगभग 16 कभी निर्दलीय और छोटी पार्टियां, मैं दोनों को मिला के बोलता हूं कि 16 से 26, इस तरह 27, इस तरह से जो है निर्दलीय और छोटी पार्टियों के प्रत्याशी जीत के आए हैं। ऐसे में अगर कोई चुनाव जो क्लोज होता है तो इनका जो प्रभाव है या इनका महत्व जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और वैसे भी जिस तरह के राजस्थान का चुनाव है उसमें जितनी पार्टियां जो है वो चुनाव लड़ रही हैं, छोटी छोटी पार्टियां, उनकी वजह से भी, जैसे पिछली बार जो है बीजेपी जो है वो उन्होंने बेनीवाल जो हैं हनुमान बेनीवाल, उनकी पार्टी के साथ चुनाव लड़ा था, तो वो अब इस बार अलग चुनाव लड़ रहे हैं, तो वहां पर भी जो वोट है वो कटेगा कहीं ना कहीं बीजेपी का। तो ये नुकसान, जैसे अब जो ट्राइबल पार्टीज वहां पे कुछ हैं वो कांग्रेस के वोट बैंक में सेंध लगा रही है। तो इस तरह से अगर हम देखेंगे, और बहुत सारे, जैसे आपने खुद भी बोला कि बहुत सारे लोग जो हैं बागी वहां पे खड़े हुए हैं, जो बागियों को कुछ मनाने की कोशिश बीजेपी ने भी की और कुछ मनाने की कोशिश कांग्रेस ने भी की, लेकिन सारे बागियों को मना नहीं पाए। ऐसे में ये लोग भी जो हैं वो कहीं ना कहीं दोनों पार्टियों को नुकसान पहुंचाएंगे। और मुझे लगता है कि वहां पे बागियों की और जो निर्दलीय हैं और जो छोटी पार्टियां, उनकी अच्छी खासी संख्या जो है 20-22 के आसपास जो संख्या है वो होके आएगी। और ऐसे में उनका महत्व जो है इस पूरी राजनीति, जो राजस्थान की राजनीति है, उसमें इंपॉर्टेंट हो जाएगा। बिल्कुल, देखिए निर्दलियों की बात करें, बागियों की बात करें तो कुल मिलाकर 50 हैं कांग्रेस और बीजेपी के जो चुनावी मैदान में हैं, और इन्हें मनाने की कोशिश अभी से ही शुरू हो गई है। तेलंगाना में भी इस वक्त हलचल तेज है। चुनावी नतीजों से पहले तेलंगाना कांग्रेस के चीफ रेवंत रेड्डी हैदराबाद पहुंच गए हैं। कल तेलंगाना में क्या होगा, किसके फेवर में नतीजे आएंगे, ये अपने आप में देखना दिलचस्प होगा। तो तेलंगाना में किसकी बनेगी सरकार, इसको लेकर हलचल तेज है और तमाम राजनीतिक दल, बड़े बड़े नेता अब तेलंगाना पहुंचना शुरू हो गए। टी राघवन मेरे साथ मौजूद है। राघवन, आप तो ग्राउंड पर घूमे हैं, किसका पलड़ा भारी नजर आ रहा है, किसकी बनेगी सरकार? देखिए, अभी जिस शख्स की आप बात कर रही हैं, पूरे तेलंगाना में सिर्फ इन्हीं व्यक्ति की बात हो रही है, रेवंत रेड्डी की। ऐसा कह रहे हैं कि एक अकेले व्यक्ति ने इस पूरे चुनाव को कांग्रेस के लिए पुल आउट किया, और जमीन पर यह दिखता है। प्राची, अगर हम अर्बन एरियाज की बात फिलहाल छोड़ दें, रूरल एरियाज में बहुत ज़्यादा हद तक ये नज़र आ रहा है कि लोग जो हैं वो बदलाव की बात कर रहे हैं। वहाँ पर ये हर आदमी आपको ये कहता हुआ सुनाई देगा कि हो गया ना साहब, अब 10 साल हो गए, 2 टर्म उनको दे दिया, आप बदल कर देखते हैं। और उसमें ये चेहरा, क्योंकि पहले ये माना जा रहा था कि कांग्रेस बहुत वीक है, वहाँ जो उत्तम रेड्डी जो फॉर्मर पीसीसी प्रेसिडेंट थे, ऐसा माना जाता था कि वो केसीआर से डरते हैं। लेकिन रेवंत रेड्डी ने उस पूरे परसेप्शन को, इमेज को बदला और एकदम सीधी टक्कर वो देते हुए नजर आए इस पूरे चुनाव के दौरान। इसलिए ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस के फेवर में वहां पर कम से कम रूरल एरियाज में एक वेव बन रही है। मेरा अगर अपना आंकलन आप पूछेंगे तो मैं ये कहूंगा कि 60 सीटें कम से कम कांग्रेस को, जो हाफ वे मार्क है, वहां तक मिल रही है। अगर मुस्लिम कम्युनिटी ने इस बार केसीआर को छोड़कर कांग्रेस का साथ दिया तो हो सकता है कि ये आंकड़ा जो है 80+ चला जाए, जिसका दावा खुद आप उनसे तेलंगाना की खबर ले रही है, उनके पास एक खबर राजस्थान की भी है। राजस्थान में रिजॉर्ट की व्यवस्था कर ली गई है कांग्रेस पार्टी की तरफ से, बता रहे हैं आपको राघवन। जी बिल्कुल, अभी इंचार्ज ये कह रहे थे कि हमें जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन मेरे पास इस बात की पुख्ता जानकारी है कि जो डीके शिव कुमार के भाई हैं, बेंगलुरु रूरल के सांसद हैं डीके सुरेश, उनको ये जिम्मेदारी दी गई है कि ऐसी कोई स्थिति बनती है, अगर राजस्थान में सरकार फंसती है, तो सारे जो एमएलएस हैं उनकी बाड़ेबंदी होगी। और ईगल्टन रिसॉर्ट, जिसका जिक्र आपने पहले भी सुना होगा, चाहे वो गुजरात के एमएलए हों या फिर एक बार जब महाराष्ट्र के एमएलए को वहां पर बुलाया गया था, तो ईगल्टन रिसॉर्ट की साफ सफाई भी शुरू हो गई है। वहां पर यह कह दिया गया है कि हमें जरूरत पड़ी तो हमें इतने कमरे आपको देने होंगे।